मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की निशानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की निशानी, और बोल इस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री, और इससे पहले आपको हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो मिल चुके होंगे और ये पार्ट 2 वीडियो है। और जो है आज से आप लोग को और एक नए इंफॉर्मेशन बता दें हम कि आप लोग का जो 12 क्लास का हिस्ट्री है, यानी कि जो क्लास 12 में है और 2024 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए जो है आपका जो हिस्ट्री का जो पढ़ाई है वो चालू है, ठीक है ना। इससे पहले जो आपको पार्ट 1 मिल चुका होगा और वहां से वो देखिए, और आज जो हम पार्ट 1 करने वाले हैं उनके बाद आपका जो है बेसिक जो है दोस्तों वो हम क्लियर कर चुके हैं, और थोड़ा बहुत बेसिक जो बचा हुआ है उनको क्लियर करने के बाद आपका चैप्टर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे। यानी हड़प्पा सभ्यता आपका 12 क्लास का पहला चैप्टर है, उनके बारे में आज थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद इस तरह से आपको एपिसोड के रूप में मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है सर, तो आपको हिस्ट्री का जो भी डेमो क्लास था आपको बता चुके थे, उन्हीं से कुछ बातें आपको बताना बाकी था कि पूर्ण रूप से इनका अगर ज्ञान आपको नहीं होंगे तो जो एग्जाम में जो बेसिक रूप से जो प्रश्न बनते हैं उनको आप जो है अपने दिमाग से हल नहीं कर पाएंगे। किताब के भरोसे दोस्तों, किताब के आधार पर जो क्वेश्चन पूछ दिया उनको आप हल कर देंगे, उसका जो स्टडी होगा उनके अनुसार आप हल कर देंगे। लेकिन करता क्या है बिहार बोर्ड की, कुछ क्वेश्चन जो है आपको बेसिक रूप से पूछे जाते हैं, और उनका अगर बेसिक ज्ञान आपको नहीं होंगे तो आप जो है उन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। और ये सब मटेरियल जो दोस्तों आपको बीए अगर करना है तो वहां पर भी काम देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कि बेसिक रूप से हम पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बच्चा जब आगे पढ़े तो वहां तो बीए में बहुत बच्चा पढ़ता ही नहीं है, कोई अगर पढ़ते हैं तो ठीक ठाक, नहीं पढ़ते हैं तो ये मटेरियल जो उनको बहुत सारा काम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। इतिहास के जो स्रोत है कि इतिहास को हम किस किस रूप से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर इतिहास की कोई भी घटना को जो जाना जाता है वो किस तरह से जाना जाता है, तो उनके लिए कुछ क्या होता है कि प्रमाण होता है, सबूत होता है, स्रोत होता है। तो हम आज इतिहास के स्रोत का बात करेंगे, ना कि हम पहले वाली बात करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको उस वीडियो में बेसिक बताए थे इनके बारे में, लेकिन पूर्णतः आपको जो है नॉलेज नहीं दे पाए थे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना था, हमको ज्यादा लेंथ नहीं करना था। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास स्रोत के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? इतिहास स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास स्रोत दोस्तों क्या होता है। तो आपको बता दिए कि जिसके आधार पर किसी भी घटना को लिखा जाता है, जिसके आधार पर किसी भी घटना का वर्णन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? इतिहास का स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास का स्रोत कहलाता है। तो इतिहास स्रोत सर कितने प्रकार के होते हैं? इतिहास स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बता दें सर कि इतिहास स्रोत आपका 3 कैटेगरी का होता है। क्या क्या? 3 प्रकार का होता है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत। क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। और एक होते हैं आपका विदेशी यात्री, है ना। विदेशी यात्री का विवरण जो बोले थे आपको याद होगा, ठीक है ना। और थर्ड में होता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो इतिहास के जानने का, किसी भी घटना का वर्णन जो हम करते हैं या फिर इतिहास के अंदर जो घटना होती है उनको जो लिखा जाता है, ये तीन स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। आपका फर्स्ट स्रोत क्या हो गया सर? पुरातात्विक स्रोत। सेकंड क्या हो गया? विदेशी यात्री के आधार पर जो विवरण दिए उन्होंने। और उनके बाद है साहित्यिक स्रोत, जो कि किताब के अकॉर्डिंग लिखा हुआ जो मिलता है, उनके आधार पर किसी भी घटना का वर्णन किया हुआ, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर पुरातत्व क्या होता है और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। इनके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विदेशी यात्री के, ठीक है। इनके बाद तब चर्चा करेंगे हम साहित्यिक स्रोत में, क्योंकि आप लोग को जानकारी थोड़ा सा पूर्ण रूप से देना है, इस वजह से हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? सिक्के आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? सिक्के आ जाते हैं। इसी तरह से इसके अंतर्गत अभिलेख आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अभिलेख आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सिक्के आ जाते हैं, अभिलेख आ जाते हैं इसके अंतर्गत। और विदेशी यात्री का विवरण का बात करें तो जैसे कि अल्बरोनी, इब्न बतूता, हेरोडोटस और बहुत है मार्को पोलो, तो कई विद्वान है जिन्होंने अपने अपने बुक में
भारत का वर्णन, अन्य देशों का वर्णन किए हुए हैं। तो उनसे हमें क्या मिलता है, सीखने को मिलता है कि चलो इस समय में जो है यह विद्वान वहां घूमने के लिए गया था, ये सारी चीजें देखी और हम लोग को जो है अब बताया गया, तो हम लोग भी उन घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्ञान हो जाता है कि वो देश में ये पाया गया था, उस समय का बात है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो कुछ बुक होते हैं, किताब होते हैं, उनके आधार पर हमको जानकारी मिलता है। तो चलिए सिक्का का सर क्या क्या नाम है सिक्का इसको ना, तो चलिए हम लोग सिक्का से स्टार्ट करते हैं, उनके बाद हम लोग जानेंगे इधर, ठीक है कि नहीं। सिक्के से सबसे पहले तो आपको हम सिक्का के बारे में बताना चाहेंगे सर कि पुरातात्विक स्रोत, अच्छा पुरातात्विक स्रोत का एग्जाम में डिफिनेशन पूछा जाता है कि पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, 2 अंक का पूछा जाता है और हर बार लगभग आते हैं यह क्वेश्चन, आप पैटर्न देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पुरातात्विक स्रोत का अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम बोल रहे हैं आप लिखिए, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत विज्ञान की वह शाखा है, पुरातात्विक स्रोत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए वस्तु का, पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए वस्तु को खनन करके निकाला जाता है और उनकी भौतिक विशेषता है ना, उनकी भौतिक गुणों का जो है जानकारी जो है वर्तमान के लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। लिख लिए होंगे, यानी कि लिखिए कि पुरातात्विक स्रोत जो है दोस्तों वो क्या होता है, पहले समझ जाइए कि पृथ्वी के गर्भ में जो वस्तु छिपा हुआ होता है उनको जो है कि खनन करके यानी पृथ्वी को खोद करके जो है निकाली जाती है, और वस्तु क्या है, कितना इसमें बना था, कैसे है, कहाँ पाया गया, ये सब जानकारी जो है किस तरह का उस वस्तु का गुण है, इस तरह का जानकारी जो है आज हम लोगों को तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, उनका पुरातात्विक स्रोत हो गया, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मूर्ति भी आ सकता है, सिक्के भी आ सकते हैं, यानी ठोस वस्तुएं आ सकती है, आपको बताया गया था, ठीक है कि नहीं। तो चलिए पुरातात्विक स्रोत का आप डिफिनेशन लिख लीजिए कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है, पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तु को निकाला जाता है और उनकी विशेषताओं का और उनकी विशेषताओं को वर्तमान के लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। और यदि अभी जो है आप पढ़ लीजिए, उनके बाद अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो इनका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, आप कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है ना। हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ मिलेगा फ्री में, 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, तो पीडीएफ के रूप में तो मिल ही जाएगा आपको, चुपचाप भी पढ़ लीजिए। तो पुरातात्विक स्रोत आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में नहीं आया तो जैसे हम समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे मान के चलिए कि कोई सिक्का मिला खुदाई के दौरान, कोई सिक्का मिला खुदाई के दौरान, ठीक है कि नहीं। तो खुदाई के दौरान कोई सिक्का मिला, तो वो सिक्का जो है मान के चलिए कि कितना डेट था उसमें लिखा हुआ, उसमें कोई वाक्य का प्रयोग किया गया है या नहीं। तो अगर उसमें कोई वाक्य का प्रयोग किया, जैसे कि भारतीय सिक्का में आप देखिएगा सत्यमेव जयते लिखा रहता है, मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग जो है, मेरे पास अभी रुपया है ना, मेरे पास अभी क्या होंगे, सिक्के होंगे, और मान के चलिए कि ये जो है जो भी जो सेटअप है ये क्या हो गया, क्या अचानक से क्या हो गया कि समाप्त हो गया। तो कुछ दिन के बाद अगर कोई यहाँ मान के चलिए इस गांव को ढूंढने के लिए आएंगे, तो सिक्का अगर मिल गया, तो सिक्का अगर मिल गया तो कंडीशन क्या होगा वहां समझाने के लिए इतिहासकार को कि जो सिक्का मिलेंगे ना उस पर कितना डेट था, तो वह मान लेगा कि फलाना सिक्का जो है इतना डेट को मिला हुआ था। ऐसा लगता है कि लगभग यह जो सभ्यता है, मान के चलिए कि ये जो गाँव है इतना से इतना ईस्वी तक विकसित हुआ होगा, और उसमें जो कुछ वाक्य लिखे होंगे ना, तो सत्यमेव जयते से सिक्के में लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है लोग क्या बोलेंगे, इतिहासकार बोलेंगे, उस सिक्के के आधार पर इतिहासकार क्या बोलेंगे कि यहाँ के लोग जो है सत्य पर भरोसा करते होंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इतिहासकार जो है अपने अनुमान तौर पर, अपना अनुभव के तौर पर जो है इतिहास में लिख देते हैं, किताबों में लिख देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत है ना, सारा ठोस वस्तु किताब को छोड़कर पुरातात्विक स्रोत होते हैं। क्या बोले हम, पुरातात्विक स्रोत कौन होता है, किताब को छोड़कर जितनी भी ठोस वस्तु है सभी क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। जैसे ये मार्कर पुरातात्विक स्रोत है, बोर्ड पुरातात्विक स्रोत है, मूर्ति पुरातात्विक स्रोत है, इमारत पुरातात्विक स्रोत है, खंबा पिलर जितना भी है ना ये सभी पुरातात्विक स्रोत है। सिक्के भी, अभिलेख भी अभी चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको जो है दिमाग लगाना नहीं है, अभी बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको है ना पूर्णतः जानकारी मिलने वाले हैं। तो चलिए, तो हम बात करें सर सिक्का से, है ना, सिक्का से। तो सिक्का क्या होता है तो आपको पता ही है। तो सिक्का जो है, सिक्का
आखिर सिक्का से क्या ज्ञान मिलने वाले हैं? जैसे आपको हम बताएं कि मान के चलिए कोई भी गांव हुआ करता था, पुराने नगर हुआ करता था पहले, तो मान के चलिए कि वहां तो कोई ना कोई राजा का शासन होगा। तो वहां अगर मान के चलिए वह गांव अगर किसी समय वह समाप्त हो गया है, अगर किसी समय वह समाप्त हो गया, तो उस राजा के द्वारा कौन सा सिक्का प्रचलित था, किस डेट को उन्होंने प्रचलित किया, ये सभी जानकारी मिलता है। जैसे कि टेराकोटा का सिक्का दोस्तों मिलता है। टेराकोटा का सिक्का जो है मिट्टी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। और ये किस सभ्यता में पाया गया? सिंधु सभ्यता में पाया गया। यहां से आपको सवाल बन सकते हैं, अभी नहीं तो इंटर में नहीं बनेगा तो कंपटीशन में तो बनेगा। कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको टच होने वाले हैं। मान के चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़वे करेंगे, तो वहां कौन सा सिक्का प्रचलित था? टेराकोटा का। टेराकोटा का सिक्का किसका बना था? मिट्टी का बना था। यह किस सभ्यता में था? तो सिंधु सभ्यता में। किस सभ्यता में सर? सिंधु सभ्यता में। तो इस तरह का सवाल है जो कि मिला हुआ करता था, ठीक है कि नहीं। आपको अगर मान के चलिए पूछ दिया गया कि जो शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना का जो है शुद्ध सोना किस काल में प्रचलित थे? शुद्ध सोना का सिक्का जो है किस काल में प्रचलित थे? तो वो किस काल में प्रचलित थे? कुषाण काल में प्रचलित थे। तो खैर आपको उतना अभी नहीं पढ़ना है। रुपये का प्रारंभ कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का प्रारंभ कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। असरपी के सिक्का का प्रारंभ कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो इस तरह का सिक्का का इतिहास जो है मिलते हैं। आखिर हम लोग को कैसे पता चला कि सोने का सिक्का का जो है कि शुरुआत जो है शेरशाह सूरी ने किया था? कैसे पता चला? तो उस सिक्के को पाए होंगे इतिहासकार, उसमें लिखा हुआ होगा, है ना। इस तरह से इतिहास जो है अनुभव के तौर पर वस्तु को देखकर लिख देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जो है ना, लिखा हुआ नहीं मिलता है कि आपको ये किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता है। कोई वस्तु मिलता है और वस्तु को जो है मान करके जो वो लिख देता है अनुभव करके, ठीक है कि नहीं। तो ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सिक्का पढ़ लिए है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अभिलेख के बारे में। वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, ठीक है कि नहीं। वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका इतिहास का जो है ना पूरा एकदम जो है बचपन से लेके, बचपन का जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा रहता है, बचपन के बारे में उनका जानता है पूरे तरह से। और वह उनके अगर मान के चलिए किसी के बारे में अगर बचपन से लेकर के पूरा एंडिंग पॉइंट तक आप जानते हैं तो उनके बारे में जो है पूरा अनुभव हो जाता है। कुछ भी अगर सवाल पूछ दे उनके बारे में तो आप बता पाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को आप बच्चे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक जानते हैं तो मान के चलिए उससे अगर कोई सवाल पूछ दे कि ये व्यक्ति इतना उम्र में क्या कर रहा था, कौन सा जॉब कर रहा था, बता पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए जो है इतिहास कहाँ से जो है जन्म हुआ वहां से लेकर के आप अगर पूरा एंडिंग पॉइंट तक, अभी जो इतिहास तो कभी निरंतर ये क्रिया तो चलते रहेंगे। लगभग अगर शुरू से हम लोग अगर पढ़ाई स्टार्ट करें तो लगभग हम लोग बता पाएंगे, ये बात मानना पड़ेगा। और इतिहास जो है ना निरंतर है, ये चलते रहेंगे, कभी ये समाप्त होंगे ही नहीं, समझिएगा, ठीक है कि नहीं। तो चलिए ऐसी बात करते हैं। तो यानी कि अभिलेख का बात करते हैं। किसका? अभिलेख का। तो अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख दोस्तों आपका क्या होता है कि पत्थरों को खोद कर लिखना, पत्थरों को खोद कर लिखना। आप देखे होंगे कि जो पत्थर होता है ना उसको खोद कर जो है छेनी हथौड़े लेके आप लिखा हुआ रहता है ना। आप देखे होंगे कि जो पत्थर होते हैं उनमें छेनी हथौड़े लेके अगर खोद दिया जाए, खोद कर लिखा हुआ आप देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में या फिर कहीं पत्थरों में भी, तो वो क्या होता है कि अभिलेख कहलाता है। अभिलेख का डेफिनेशन क्या हो गया सर? पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है, ठीक है ना। खोद कर लिखना, किसको? पत्थरों को खोद कर लिखना, हम लोग समझ गए। इसी तरह से क्या होता है दोस्तों? एक शिलालेख होते हैं। क्या होते हैं? शिलालेख। तो शिलालेख क्या होता है? तो जो बड़ा होता है ना, बड़ा पत्थर को हम बड़ा पत्थर में खोद कर लिख दिए तो अभिलेख हो जाता है। और शिलालेख क्या होता है? जो छोटे आकार के पत्थर होते हैं उसमें खोद कर लिखना क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। उसी तरह एक लेख होता है स्तंभ लेख। कौन सा लेख? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख आपका क्या होता है? तो स्तंभ के समान, स्तंभ के जैसा जो पत्थर होते हैं उस पर खोद कर लिख दिया तो क्या हो गया? स्तंभ लेख हो गया। तो सर अभिलेख आखिर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अभिलेख का इतिहास में क्या महत्व है। तो अभिलेख का भी बहुत महत्व है। मान के चले कि किसी भी समय किसी भी गांव का अगर जो शासक हुआ करता था ना, अभिलेख का बताया जा रहा है। अशोक का अभिलेख मिलते हैं, बहुत सारे राजाओं के शासक, जो बहुत सारे राजाओं का अभिलेख मिलता है जिसकी सहायता से इतिहासकार उस राजाओं के बारे में इतिहास में लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो अभिलेख का महत्व क्या है इतिहास में, कि जो पुरानी से पुरानी बातें हैं, पुरानी से पुरानी जो गांव का शासक हुआ करते थे, उस समय उनके शासन व्यवस्था कैसा था, उस समय उसके राज्य दरबार किस तरह से चलते थे, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो है राजा उस समय क्या करता था कि अभिलेख में लिखवा देता था, डेट उट सब मार के ना अभिलेख में लिखवा दिया करता था। तो वो जो है कि आगे आने वाले पीढ़ी को पता होता था। तो अभिलेख जो है, मान के चले राजा उस समय अपना सारा जानकारी अभिलेख में लिखवा दिया, और आने वाले पीढ़ी भी अपने मतलब अभिलेख में लिखवाते जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, कि अब मान के चलिए वो गांव एक बार क्या हो गया, विनाश हो गया, या फिर बहुत पुराना दिन हो गया, बहुत पुराना हो गया, उस गांव का कुछ ना कुछ इतिहास छिपा हुआ है। तो वो कहाँ से मिलेंगे, अभिलेख से मिलेंगे। इतिहासकार जाएंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, और अभिलेख के बारे में जो है फिर वो लोगों को बताने की प्रयास करेगा कि ये गांव का इतिहास इस तरह से है, ठीक है ना। तो आशा है कि आप जो है अभिलेख के बारे में समझ चुके होंगे, है कि नहीं। चलिए, तो अभिलेख दोस्तों हम लोग पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना था, पुरातात्विक स्रोत आपका खत्म हो गया। अब पढ़ना है विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। विदेशी यात्रियों के विवरण में आपको जैसे कि हेरोडोटस के बारे में हम बताए थे। हेरोडोटस क्या किए थे कि सबसे पहले इतिहास पुस्तक के अंदर में जो है कौन पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिका पुस्तक लिखा। हिस्टोरिका पुस्तक जो लिखा, ये प्राचीन भारत का इतिहास इसमें अच्छा खासा मिल जाते हैं। उसी तरह दोस्तों अविदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अगर बोल रहे हैं तो आपको हम अल्बरोनी के बारे में बताना चाहते हैं। अल्बरोनी तो अल्बरोनी जो है ये भी पुस्तक लिखे हैं। ये कौन सा पुस्तक लिखे हैं सर, तो ये पुस्तक लिखे हैं तहकीक ए हिंद पुस्तक इन्होंने ही लिखा है। तहकीक ये हिंद पुस्तक इन्होंने ही लिखा है, ठीक है ना। इनको और एक नाम से शायद जाने जाते हैं, देख लीजिएगा आप जब पढ़ाएंगे ना। ये 9वां चैप्टर में आपका 9वां चैप्टर में 12 क्लास का जो ये सब लेखक का नाम है, कहाँ का रहने वाला था ये सब लेखक, वो सब चीज है और क्या लिखा था। इसी तरह से दोस्तों इब्न बतूता भी भारत घूमने के लिए आए थे, और इन्होंने भी एक पुस्तक में पूरे कहानी को जो है वर्णित करवा दिए हैं। इनका पुस्तक का नाम था रहला। इनका पुस्तक का नाम क्या था, रहला इन्हीं का पुस्तक का नाम है। आपको जो है ये ना हम कहते हैं कि 100% 12 क्लास का हिस्ट्री में पूछा जाने वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। और जो है इनका पुस्तक का नाम क्या है, इनका पुस्तक का नाम रहला है। तो विदेशी यात्रियों का विवरण का मतलब ये हुआ कि विदेशी यात्री का मतलब कि कोई भी विदेश का व्यक्ति जो है अपना देश घूमने के लिए आए और यहाँ जितना भी साल रहे, जो भी चीज अनुभव किए, जो भी चीज देखे, जो भी नियम धर्म जाति जितना भी चीज इन्होंने देखा, एक किताब में उनका अनुवाद करवा दिया, और वह किताब जो है उनके नाम से विख्यात हो गया, और उस समय का इतिहास जो है इनके किताब में मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या सर, विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है ना। विदेशी यात्रियों के विवरण। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में देख लीजिए कि हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक लिखा, अल्बरोनी जो है तहकीक हिंद लिखा, इब्न बतूता जो है रहला पुस्तक लिखा, ये मोरक्को का रहने वाला था। और जो है दोस्तों मेगास्थनीज भी पुस्तक लिखे हैं, अर्थशास्त्र। क्या लिखे हैं, अर्थशास्त्र लिखे हैं। मेगास्थनीज क्या लिखे, सॉरी इंडिका लिखे हैं। मेगास्थनीज क्या लिखे हैं, इंडिका पुस्तक लिखे हैं। तो आप देख लीजिए इंडिका है कि नहीं। इंडिका पुस्तक का राइटर कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक का राइटर मेगास्थनीज। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम रहला। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को। अल्बरोनी सर तहकीक हिंद, और इनके बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, हेरोडोटस जो कि इतिहास का फादर भी है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग का अब जो है विदेशी यात्रियों का विवरण खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सर क्या क्या पढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो दोस्तों साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि जो साहित्यिक स्रोत है, सबसे पहले देख लीजिए कि साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं। इनको जब हम देख लेंगे तो हमको जो है समझ में आ जाएगा सर पढ़ना क्या है, वो बात बोलिए। तो पढ़ना आपको ये है कि साहित्यिक स्रोत सर इसके अंतर्गत है ना दो तरह का बुक आता है। एक होता है धार्मिक, एक होता है
गैर धार्मिक। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब अभी नहीं समझे हैं तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिखित स्रोत यानी कि जो इतिहास की जो घटना है उस घटना का अगर लिखित स्रोत मिलते हैं ना, लिखा हुआ, तो लिखा हुआ स्रोत को हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। तो लिखने का मतलब कि अभी तो किताबों में ही मिलने वाले हैं। तो इनका दो कैटेगरी का होता है, एक होता है धार्मिक और एक होता है गैर धार्मिक। तो सर धार्मिक और गैर धार्मिक का मतलब क्या हुआ? इन धार्मिक का मतलब हो गया इनका संबंध, इसके अंतर्गत जो आने वाले जो पुस्तक हैं, जो ग्रंथ है, इनका संबंध किसी ना किसी से क्या होगा? धर्म से होगा। सर इनका संबंध किससे होगा? धर्म से होगा। किससे होगा? धर्म से। याद रखिएगा, किससे होगा? धर्म से। और इनका संबंध जो है बिल्कुल धर्म से नहीं होता है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गैर धार्मिक। क्या नाम पड़ गया? गैर धार्मिक। ठीक है ना, याद रखिएगा। सर धार्मिक का मतलब कि इनका संबंध यानी जिस पुस्तक का संबंध किसी न किसी धर्म से हो उन्हें धार्मिक साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और जिस पुस्तक का संबंध किसी भी धर्म से नहीं हो, किसी भी रिलीजियस से नहीं हो, रिलीजन से नहीं हो, है ना, तो उन्हें हम कहते हैं गैर धार्मिक स्रोत। तो सर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत जैसे आप पढ़ लेते हैं रामायण, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत में भी भारत का इतिहास मिलता है। महाभारत भी क्या है? हिंदू महाकाव्य के नाम है, महाकाव्य के ना। तो महाभारत पुस्तक पढ़ते हैं। इसी तरह से हम जैन धर्म के पुस्तक पढ़ते हैं, जैन धर्म के पुस्तक, है ना। इसी तरह से जैन धर्म का पढ़ ली। इसी तरह से बुद्ध का भी जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ बोल सकते हैं, है ना, बौद्ध ग्रंथ, बाइबिल। तो इस तरह का जो भी पुस्तकें हैं जिसमें किसी ना किसी धर्म का चर्चा किया गया हो, किसी ना किसी विशेष धर्म को मान्यता दिया गया हो, किसी भी धर्म का चर्चा उसी के लिए किया गया हो, किसी भी धर्म का चर्चा स्पेशल किसी धर्म के लिए किया गया, यानी कि जिस पुस्तक में किसी न किसी धर्म से बातचीत किया गया हो तो वह पुस्तक जो है आपका धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। और जिसमें कोई भी धार्मिक स्रोत का बात नहीं किया गया हो, यानी कि जो किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखता हो, ऐसा पुस्तक जो किसी धर्म से संबंध नहीं रखता हो जाता है गैर धार्मिक। इसके अंतर्गत आपका आ जाते हैं जैसे अर्थशास्त्र। क्या आ जाता है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र राइटर कहा जाता है, चाणक्य को भी कहा जाता है, लेकिन चाणक्य जो है कि मूल रूप से अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, यह है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के पिता है, ठीक है ना। तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र का पूर्णतः पिता नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वह अर्थशास्त्र के साथ साथ उसमें बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक जो है ऐड कर गए थे, इसलिए उनको जनक जो है नहीं माना जाता है। बहुत सारे किताबों में लिखे रहते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अर्थशास्त्र हम लोग जो है साहित्यिक स्रोत भी कंप्लीट कर चुके। तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं सर? पुरातात्विक स्रोत हम किसे कहते हैं? तो आपको पता चल गया होगा कि किताब को छोड़कर जितनी भी ठोस वस्तु है वो सभी पुरातात्विक स्रोत है। इसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, और क्या आते हैं? सिक्के आते हैं, इमारत आते हैं, मूर्तियां आती है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत का। और एक बात कि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के पिता कौन है, तो पुरातात्विक स्रोत के जनक जो है वह सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम, पुरातात्विक स्रोत के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ चुके, ठीक है कि नहीं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप लोग इतना पढ़ लिए ना तो आप समझ जाइए। आप लोग जैसे ही इतना पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है ना, कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी बैठते हैं वीडियो देखने के लिए, आप क्लास 12 का पढ़ाई अब जो है आपका जो स्टार्ट है, तो आप जो है यहाँ पर जब भी बैठिएगा वीडियो देखने के लिए तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा। बहुत सारी बात है जिसको हम लिख दिया करेंगे संक्षेपण में, और बहुत सारी बात है जो वीडियो को आप रोक कर जो है पॉज करके जो आप लिख सकते हो।